एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी मूंछ का नक्शा पूरे पंजाब में स्टाइल बन गया, जिसके डायलॉग्स सिनेमा हॉल से ज्यादा गलियों में गूंजते थे। एक ऐसा एक्टर जिसकी फैमिली का फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर वो ही आगे चलकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री का उस्ताद बन गया, जिसके फिल्में रिकॉर्ड तोड़ती गई और उनका असर लोगों के दिलों पर छा गया। मगर एक दिन उस शख्स को एक हाईवे के किनारे पर गोली मार दी गई और आज तक पूरा पाकिस्तान नहीं जान पाया कि आखिर सुल्तान राही को किसने मारा। ये सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं, एक लेजेंड का सफर है जो जीरो से हीरो बना और फिर बाद में राज भरी मौत का शिकार बन गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुल्तान राही ने एक्टिंग कैसे शुरू की, वो मौला जट क्यों बने और क्या वाकई उनके पास कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या छुपा था और आखिर किसने सुल्तान राही को मारा। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे नाम को याद करने जा रहे हैं जिसको मारकर भी कोई नहीं मिटा सका। साल 1938 24 जून के दिन उत्तर प्रदेश के इलाके सहारनपुर में सूबेदार मेजर अब्दुल अजीज के घर पैदाइश होती है सुल्तान मोहम्मद की, वही लड़का जिसे आगे चलकर दुनिया सुल्तान राही के नाम से जानेगी। दोस्तों, अभी इस बच्चे की उम्र 10 साल भी नहीं हुई थी कि 1947 का साल आ जाता है, यानी पार्टीशन, जिसके चलते सुल्तान मोहम्मद की फैमिली सबसे पहले कराची, दिन बाद में रावलपिंडी शिफ्ट हो जाते हैं। रावलपिंडी में शुरुआती दिनों में सुल्तान को छोटे मोटे काम तो करते हैं, मगर उनमें उनको वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता, क्योंकि उनके दिल में जुनून था, एक्टिंग का जुनून। वो अपने शहर रावलपिंडी में एक्टिंग का करियर बनाने की शुरुआत तो करते हैं, मगर बाद में उनको रियलाइज होता है कि इस शहर में रहते हुए ये करना मुमकिन नहीं, जिसके चलते सुल्तान लाहौर चले जाते हैं। लाहौर में उन्होंने स्टेज और बैकग्राउंड रोल से आगाज किया। पहली दफा 1959 की फिल्म बागी में उनको एक एक्स्ट्रा का रोल मिला, मगर उनको असली शोहरत मिलना शुरू हुई 1972 में रिलीज होने वाली बाबल फिल्म के बाद, जिसमें इनकी एक्टिंग ने सबको हिला कर रख दिया। अब तक लोग कुछ हद तक तो सुल्तान राही को जानने लगे थे, मगर 6 साल बाद 1979 को सुल्तान राही ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को वो तोहफा दिया जिससे इस इंडस्ट्री ने वो अरूज देखा कि जो सुल्तान राही के बाद कभी ना देख सकी। जी बिल्कुल सही समझे आप, वही फिल्म जो आपने अपनी जिंदगी में एक न एक बार तो जरूर देखी होगी, नहीं भी देखी तो कम से कम नाम तो बहुत सुना होगा, मौला जट। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक कल्चरल रेवोल्यूशन थी। दोस्तों, इस फिल्म ने पाकिस्तानी सिनेमा को एक नए दौर में दाखिल कर दिया था। दोस्तों, सुल्तान राही का रोल मौला जट उस वक्त के सारे हीरो से बिल्कुल अलग था। पावरफुल, बोल्ड और पूरे सीन को हिला देने वाली डायलॉग डिलीवरी, यही सब खूबियां थी कि लोगों ने इस एक्टर और कैरेक्टर को इतना प्यार दिखाया। मौला जट के मशहूर होने में एक और फैक्टर था, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जी, लोग इस फिल्म की स्टोरी और कैरेक्टर्स को उस टाइम की सियासत से बहुत रिलेट कर रहे थे, क्योंकि उस दौर में जिया और भुट्टो की राइवलरी यानी दुश्मनी भी मौला जट और नूरी नत जितनी मशहूर थी, जिसके चलते लोग जिया को नूरी नत और जुल्फिकार अली भुट्टो को मौला जट समझ रहे थे। ये वजह भी थी कि लोगों ने इस फिल्म को ना सिर्फ पसंद किया बल्कि सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज भी समझा। अगर आप इस फिल्म का डिटेल्ड एनालिसिस करें तो आप बहुत हैरान होंगे कि 1980s के दौर में जब मीडिया बहुत स्ट्रिक्ट था, हर जगह सेंसरशिप थी, तो तब एक ऐसी फिल्म जो खुली आंख से बदला, दुश्मनी और ताकत का तमाशा दिखाए, उसको आखिर ज़ियाउल हक ने कैसे बर्दाश्त किया। इट्स रियली अनबिलीवेबल। मौलाना मारे ते मौला नहीं मार सकता पैना, रब दे बाद उन्हें सिर्फ मैं मार सकता। ये डायलॉग उस वक्त हर लड़के की जुबान पर था। सुल्तान राही ने सिर्फ एक रोल नहीं, एक बहादुर सोच भी पैदा की। सुल्तान राही ने अपनी एक्टिंग में पंजाबी कल्चर को इज्जत दी, मर्दानगी को मजबूती दी और अपने चाहने वालों को एक नया सिनेमैटिक हीरो दिया। उसके बाद उनकी फिल्में हिट पे हिट होती गई, शेर खान, जानवर-ए-आम, वहशी जट, बशीरा, और उनकी फैन फॉलोइंग पूरे पंजाब में जुनून बन गई। ये सुन के आप हैरान होंगे कि सुल्तान राही ने अपनी पूरी लाइफ में 800 से भी ज्यादा फिल्म्स की, यहाँ तक कि उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हुआ एज अ मोस्ट प्रोलिफिक एक्टर, यानी सबसे ज्यादा फीचर फिल्म्स में लीड रोल करने वाला एक्टर। एक दौर में उनका रूज इस हद तक पहुंच चुका था कि सुल्तान राही को क्लिंट ईस्टवुड ऑफ पाकिस्तान भी कहा गया। लेकिन कामयाबी के साथ साथ उनको क्रिटिसिज्म भी बहुत आया। कुछ लोग कहते थे कि इनकी फिल्में वायलेंस को प्रमोट करती हैं और कुछ लोग कहते थे कि सुल्तान राही की एक्टिंग अब रेपिटेटिव हो चुकी है।
लेकिन सुल्तान राही ने अपने ऊपर होने वाली हर तनकीद का बस एक ही जवाब दिया, बॉक्स ऑफिस नंबर्स। सुल्तान राही अपनी जिंदगी में भी उतने ही इंटरेस्टिंग थे जितने स्क्रीन पर। उन्होंने एक मॉडेस्ट लाइफस्टाइल मेंटेन किया, यानी मामूली सा लाइफस्टाइल। उनके पास दौलत थी, शोहरत थी, पर साथ ही सादगी भी। उनकी फैमिली लाहौर रहती थी और उनका एक बेटा भी था, हैदर सुल्तान, जो कि आगे चलकर अपने वालिद की तरह ही इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बना। दोस्तों, सुल्तान राही अक्सर लोगों को मुस्कुराकर मिलते थे, मगर साथ ही उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी भी होती थी। इंडस्ट्री के अंडरवर्ल्ड्स या पॉलिटिक्स से कुछ तो था जो उनके चेहरे के पीछे छुपा हुआ था। साल 1996 9 जनवरी, एक ऐसी तारीख जो पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक स्याह दिन बन गई। आधी रात को सुल्तान राही अपने एक दोस्त हाजी एहसन के साथ इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे, जीटी रोड के रास्ते, और गाड़ी चला रहे थे इनके यही दोस्त हाजी एहसन। जैसे ही ये लोग गुजरांवाला बाईपास के पास पहुंचते हैं तो इनकी गाड़ी के टायर से कोई चीज टकराती है और टायर फट जाता है, जिसके चलते इनके दोस्त गाड़ी से निकलते हैं और गाड़ी का टायर चेंज करने में लग जाते हैं। इसी दौरान 2 मास्क पहने आदमी आते हैं और इनको असलहा दिखाकर पैसे की डिमांड करते हैं, मगर सुल्तान राही ने इनकार कर दिया, और ना सिर्फ इनकार किया बल्कि इन डाकुओं के साथ हाथापाई करने लगे, जिसके नतीजे में इन डाकुओं ने गोली चलाई या गलती से चल गई, मगर जो भी हो वो गोली आकर सीधा सुल्तान राही के सर पर लगी और वो मौके पर हलाक हो गए। उनको गुजरांवाला के हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में सुल्तान राही की जान तो चली गई थी, मगर उनके दोस्त हाजी एहसन सिर्फ कुछ जख्मी ही हुए थे। सुल्तान राही की वफात पर सिर्फ उनकी फैमिली और जानने वाले नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान ही रो पड़ा था, क्योंकि वो एक एक्टर के रूप में दरवेश भी थे जो कि अपने दीन से बहुत लगाव रखते थे। अपनी नमाजों को कायम करने के लिए उन्होंने एवर न्यू स्टूडियो में एक मस्जिद भी बनवाई थी, और इसी मस्जिद में वो अक्सर कुरान पाक की तिलावत भी किया करते थे, और इस हसीन अंदाज से करते कि लोग खुद बैठकर सुनते थे। सुल्तान राही एक बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे। मेरी इस बात की तस्दीक के लिए आप इनका ये इंटरव्यू भी देख सकते हैं। मेरे ख्याल में तवील मुद्दत के बाद आप जमीन पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो बगैर घोड़े के कैसा लग रहा है आपको? मैं वैसे खाना भी जमीन पे खाता हूँ बैठ के, और मैं रात को सोता भी जमीन पर। और जमीन से बहुत मोहब्बत है आप? जमीन से मुझे मोहब्बत है। ड्राइंग रूम में भी आप जमीन पर ही बैठे? यस, इसलिए कि मैं जमीन में जाने को ज्यादा तरजीह देता हूँ, और मुझे जाना है, मुझे पता है कि मुझे इसी में जाना, तो इससे रग़बत तो रहनी चाहिए ना इंसान को। फिल्मों में देख के तो लगता है कि सबको जमीन में जाना है सिवाय आपके। नहीं। आज तक पाकिस्तान के इतने बड़े नाम का किलर ऑफिशियली आइडेंटिफाई नहीं हो सका। आज तक नहीं पता चल सका कि आखिर ये कोई रॉबरी थी या उनके खिलाफ कोई साजिश, जिसके चलते हम सब के जहन में कुछ सवालात तो जरूर आते हैं कि क्या वो किसी गैंग के रास्ते में आ गए थे, कोई पॉलिटिकल मसला था या उनकी कोई जाती दुश्मनी थी। मगर आज तक सुल्तान राही का कत्ल पाकिस्तान के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस में शामिल है। दोस्तों, सुल्तान राही तो चले गए, लेकिन उनका असर आज भी सिनेमा में महसूस होता है, क्योंकि मौला जट उनका कैरेक्टर आज भी जिंदा है, जिसको फवाद खान ने नई जान दी अपनी मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट में। लेकिन लोगों के जहन में मौला जट आज भी सिर्फ एक ही है, सुल्तान राही। उनकी फिल्में आज भी टीवी, केबल और यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनका एटीट्यूड, इवन कि उनकी ड्रेसिंग जैसी कोई और पहचान आज तक पाकिस्तानी सिनेमा में नहीं बन सकी। वो एक हीरो नहीं, एक मिसाल थे। वो थे तो बहुत खास, मगर जिंदगी उन्होंने आम ही जी। वो कैमरा के सामने तो चिल्लाकर डायलॉग बोलते, मगर उनकी मौत ने सबको खामोश कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे फॉलो करना मत भूलना। रुको, जाते जाते बस एक छोटी सी कहानी सुन लो। 2 मार्च साल 1981 की बात है। PIA की फ्लाइट PK 326 कराची से टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट पेशावर जा रही थी और आमतौर पर कराची से पेशावर जाने में 2.5 घंटे का टाइम लगता है, मगर इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इस बात से अनजान है कि पेशावर की ये दूरी अब इनके लिए बहुत दूर होने वाली है। इस फ्लाइट को 3 लोगों की जानिब से हाईजैक कर लिया जाता है। ये हाईजैकर्स इन लोगों को आज़ाद करने के लिए गवर्नमेंट से कोई पैसे की डिमांड नहीं करते, बल्कि कुछ सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं और कुछ और बड़ी डिमांड्स, जैसे किसी और कंट्री में सेफ पासेज और इंटरनेशनल मीडिया कवरेज, ताकि ये हाईजैकर्स जियाउल हक की मिलिट्री गवर्नमेंट को इलीगल या डिक्टेटरशिप डिक्लेयर कर सकें। मगर ऐसा ये लोग क्यों चाहते थे? और अगले 13 दिन तक पूरा पाकिस्तान दिल थाम कर इस ट्रेजिक इवेंट को अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखता रहा।
एक ऐसी प्लेन हाईजैकिंग जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे लंबी हाईजैकिंग बन जाती है। इस पूरी कहानी को डिटेल में समझने के लिए मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखना और मैं आपको वहीं मिलूंगा। मौले नू मौलाना मारे ते मौला नहीं मर सकता पैना, रब दे बाद उन्हें सिर्फ मैं मार सकता।